प्रिय छात्रों नमस्कार। कैसे हो आप लोग। मुझे उम्मीद है कि आप लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे और आप लोग एग्ज़ाम का तैयारी कर रहे होंगे। तो आज हम आप लोगों के लिए लाए हैं इस लेक्चर में कक्षा 10th का मैथमेटिक्स का पहला अध्याय जो है वास्तविक संख्या है। इस अध्याय से जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस है सब्जेक्टिव वाला सारा इसमें कवर कर लिया गया है। मुझे उम्मीद है 100% अगर आप हमारे चैनल का सभी वीडियो देख लेते हो। हमने क्या किए हैं बता देते हैं आपको। जितने भी आपका चैप्टर है सब पे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनाने वाला हूँ। तो आज मैंने स्टार्ट कर दिया हूँ पहला चैप्टर वास्तविक संख्याएं। इनसे जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस है सबको सभी चैप्टर सभी मतलब सभी क्वेश्चन आपको हम इस लेक्चर में बताने वाले हैं। तो इनका पहला सवाल है, दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम परिणाम 6q+1 6q+3 या 6q+5 के रूप का होता है जहां q कोई पूर्णांक है। तो हमें करना क्या है, इसको हम सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हमें क्या करना है, यहाँ पे कोई हमें एक विषम पूर्णांक को मान लेते हैं। चलिए हम a को मान लेते हैं। माना कि a कोई विषम पूर्णांक है, कोई दिक्कत नहीं। से पहले आप लोग पढ़ लिए होंगे यूक्लिड विभाजन प्रमेय या एल्गोरिथम जिसे बोलते हो। इसका फॉर्मूला होता है a बराबर बी क्यू प्लस आर। ये b मतलब होता है भाई भाजक, भाजक को b से डिनोट किया जाता है और r मतलब शेषफल, शेषफल को r से डिनोट किया जाता है। इतना बात आप लोग याद रखिएगा। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, a बराबर बी क्यू प्लस आर। तो ध्यान दीजिएगा यहाँ पर जो दिया हुआ है q से पहले 6, q से पहले 6 और यहाँ पे q से पहले 6, ये जो है ना फाइनली b का मान दिया हुआ है। ये बराबर क्या होता है बी क्यू प्लस आर। b मतलब b की जगह पे 6 दिया हुआ है, b की जगह पे 6 दिया हुआ है, b की जगह पे 6 दिया हुआ है। तो हमें यहाँ पे इससे पहले लिख देते हैं, b का मान कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा, b बराबर 6। इसका फॉर्मूला क्या होता है a बराबर बी क्यू प्लस आर। तो यहाँ पे ना b की जगह पे 6 आ जाएगा 6q प्लस आर। अब इसके बाद हमें क्या करना है, ये जो हमारा शेषफल है ना, शेषफल का निश्चित वैल्यू को लिखना है। तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं क्या, आर के संभव या निश्चित मान। आर का मान आप लोग जब भी लिखोगे ना तो भाजक से छोटा होना चाहिए। भाजक आपका यहाँ पर 6 है ना, तो आपको 6 से छोटा होना चाहिए और संख्या 0 से स्टार्ट करना होगा आपको। तो यहाँ पे आपका 0 1 2 3 4 5 इतना कर लिए। अब जो हमारा शेषफल है ना, शेषफल को यूक्लिड विभाजन प्रमेय पे बैठा के सॉल्व कर देना है। तो जब हम r का मान 0 लेंगे ना तो सूत्र क्या होता है, a बराबर बी क्यू प्लस आर। तो a बराबर क्या होगा, यहाँ पे b का मान तो 6 होगा, आपका यहाँ पे q है तो 6q। यहाँ जो r है ना, r का मान हम क्या लिए 0 ले लिए हैं, तो r की जगह पे यहाँ पे 0 होगा। तो a बराबर 6q प्लस 0 कितना होगा 6q होगा। तो 6q कर दिए यहाँ पे हम। इसी तरह से हम जब r बराबर ये 1 लेंगे ना तो क्या होगा, a बराबर 6q, b की जगह पे 6 आ जाएगा आपका यहाँ पे और r की जगह पे यहाँ पे ये 1 आ जाएगा। जब हम r का मान 2 लेंगे, जब r बराबर 2 तो क्या होगा, a बराबर 6q प्लस 2। जब हम r का मान 3 लेंगे तो a बराबर क्या होगा 6q प्लस 3। इसी तरह से हम जब हम a बराबर सॉरी r बराबर 4 लेंगे तो a बराबर क्या होगा 6q प्लस 4। जब हम r बराबर 5 लेंगे तो a बराबर 6q प्लस 5 इतना होगा। तो हमें अब क्या कह रहा है सवाल, दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक। इसमें हमें विषम पूर्णांक को दर्शाना है, डिनोट करना है, बस आपका ये सॉल्व हो जाएगा। तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं, यहाँ a के मान 6q
6 क्यू + 2 या 6 क्यू + 4 में 2 का एक गुणनखंड है। जाहिर सी बात है, ये तो ए का मान हो गया आपका, ए का मान 6 क्यू + 2 6 क्यू+ लास्ट में 4 आ रहा है। ये सब सम संख्या है, सम संख्या में 2 का गुणनखंड तो होगा ही, सिंपल सी बात है। और इसके बाद लिखना आपको, जबकि 6 क्यू + 1 6 क्यू + 3 या 6 क्यू + 5 में 2 का एक गुणनखंड नहीं है। सिंपल सी बात है भाई, विषम संख्या है, विषम संख्या में क्यों रहेगा भाई उसमें गुणनखंड? विषम संख्या में 2 गुणनखंड तो नहीं होगा ना, विषम संख्या में 2 का गुणनखंड नहीं होगा। तो आपको यहाँ पे लिखना है, अतः ए के धनात्मक विषम पूर्णांक क्या हो जाएगा? 6 क्यू + 1 हो जाएगा विषम वाला, कॉमा 6 क्यू + 3 तथा 6 क्यू + 5 होंगे। तो आपका ये फाइनली ये सवाल सॉल्व हो जाते हैं, जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी महत्वपूर्ण है। मुझे आशा है कि अभी जो मैं आप लोगों के सामने बताए हैं आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर आपको ये समझ में आया है तो फटाफट जाके लाइक कर लो, और मैं यहाँ से हट जाता हूँ। आपको यहाँ स्क्रीनशॉट ले लीजिए और आराम से इसका नोट्स बना लीजिए। तो दोस्तों, आपका दूसरा सवाल है, 7429 को अभाज्य गुणनखंड विधि से सरल करें तथा उन्हें गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। तो बहुत ही आसान है, आपको यहाँ पे लिखना होगा फल, जो आपको दी हुई संख्या रहेगी ना उसको यहाँ पे लिखना है 7429। साइड में आपको इसका फैक्टर तोड़ लेना है, 7429। ये सवाल एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इम्पोर्टेंट है। ये 2-3 साल से पिछले नहीं पूछा गया है, अब की बार पूछे जाने की काफ़ी संभावना है। ये आपका जो सवाल है ना, इसमें विद्यार्थी क्या करते हैं, 2 से भाग लगाते हैं, 3 से लगाते हैं, 7 से लगाते हैं, 9 से लगाते हैं। ये एक ऐसी संख्या है जो डायरेक्टली 17 से इसमें पूर्ण रूप से भाग लगती है। आपको इसको थोड़ा सा मतलब दिमाग में रख लेना है, याद ही कर लेना है, ताकि आपका एग्जाम में टाइम बचे। समझ रहे हो ना? तो आपको यहाँ पे स्टार्ट करना 17 से, ये आपको डायरेक्ट 17 से लगता है इसमें संख्या में। जब आप 17 से लगाओगे तो आप बगल में भाग देते 74 29 में 17 से, तो 17 चौके 68, घटाओ इसमें 14 में से 8 गया 6 से कैंसिल 2, तो यहाँ पे कितना आएगा 17 से 51, 17 से 51, तो यहाँ पे 3 आ गया, 1 1, 17 कितना होता है 119 होता है, पूर्ण रूप से यहाँ पे कैंसिल हो गया ना, तो 437 हाँ ठीक है। देखो, जब हम यहाँ पे 17 से भाग दिए तो आपको ये पूर्ण रूप से कट के 437 भागफल दिया। अब यहाँ पे 19 से भाग लेगा। जब आप 19 से भाग लगाते हो ना, तो लगा देते 437 19 से, तो 19 दूनी 38, 3 में से 8 गया तो 5 13 3 7, 19 दिया 57, तो आपका यहाँ पे 23 आ गया। और आपको अच्छा से पता है कि 23 जो संख्या है ना, ये एक अभाज्य संख्या है, ये खुद से करता है या तो 1 से करता है, अभाज्य संख्या का जरूर होता है। तो आपका फैक्टर ये हो गया। आपको यहाँ पे लिखना है 17 × 19 × 23, यही हो गया आपका गुणनफल के रूप में आंसर। हाँ समझ रहे हो ना आप लोग, यही हो गया इसका क्या आंसर। चलो आप लोग फटाफट इसका स्क्रीनशॉट ले लो। तो दोस्तों, आपका तीसरा सवाल है, 510 और 92 का
एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए तथा इसकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ इंटू एलसीएम होता है या नहीं। तो चलिए दोस्तों इसको हम सॉल्व करते हैं। जो हमें दी हुई संख्या रहेगी ना उसे हमें क्या करना है, लिख लेना है बाबू, लिख लेना है 510 और 92। तो हमें यहाँ पे क्या लिखना है, 510 का अभाज्य गुणनखंड। जब आप 510 का अभाज्य गुणनखंड निकालोगे ना तो आपको प्राप्त होगा 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 70। जब आप 92 का अभाज्य गुणनखंड निकालोगे तो आपको प्राप्त क्या होगा बताओ। बताइए क्या होगा। 2 इंटू क्या होगा भाई, 2 इंटू 23 होगा शायद, 23। तो हमें अब क्या जांच करना है, आपका इसका एचसीएफ और एलसीएम को निकालना है। तो इसे आप आराम से करो। पहले हमें एचसीएफ निकाल लेते हैं, एचसीएफ। जो दी हुई संख्या रहेगी ना उसको हमें कोष्ठ में लिख लेना है। तो संख्या क्या दिया हुआ है, 510 और 92। देखिए ये जो एचसीएफ है ना, एचसीएफ का रूल क्या होता है, रूल को समझना जरूरी है। जो संख्या दोनों में होगा अर्थात जो कॉमन होगा, जो अवेनिस्ट होगा, वो संख्या एचसीएफ हो जाएगा। तो आप यहाँ पे देख रहे हो, यहाँ पे भी 2 लिखा हुआ है और यहाँ पे भी 2 लिखा हुआ है। मतलब कि ये संख्या दोनों में प्रेजेंट है, अवेलेबल है, ये हमारा एचसीएफ हो जाएगा। समझ रहे हो ना। तो इसके बाद हमें एलसीएम ज्ञात करना है। 510 कॉमा 92 बराबर। इसका ये रूल होता है, जो आपको एचसीएफ मालूम होगा, जो एचसीएफ निकलेगा सबसे पहले हमें एचसीएफ को निकाल देना है। ये जो मेरा एचसीएफ होता ना इसको हम यहाँ पे लिख दिए। तो इसके बाद जो हमारा संख्या बचेगा उसको हमें लिख देना है 3 गुना 5 गुना 17 2 इंटू 23। जब आप इसे आप लोग मल्टीप्लाई बताओ कितना होगा। आप लोग शायद मल्टीप्लाई कर लिए होंगे। तो इसका आएगा 23,460। तो ये हमारा एचसीएफ और एलसीएम हो गया। अब हमें क्या करना है, इसकी जांच करना है। जांच, ये जो जांच है ना, जांच का रूल क्या होता है बताओ। दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ इंटू एलसीएम। ये दो संख्या, मतलब दो संख्या आपको क्या दिया हुआ पहले से, 510 दिया हुआ है सर और 92 दिया हुआ है। तो यहाँ पे क्या होगा, 510 इंटू 92 बराबर, अभी जो आपको यहाँ पे एचसीएफ कितना निकला भाई 2, इसके जगह पे 2 लिख दो। और एलसीएम कितना निकला आपको 22,460। हमें करना क्या है, इन दोनों संख्याओं का मल्टीप्लाई करके लिखना है। तो आप लोग बताओ मल्टीप्लाई करने पे कितना आएगा, इसका आंसर निकालो। जब आप इन दोनों संख्याओं का मल्टीप्लाई कीजिएगा तो आपको आएगा 46,920। इसका भी आप करोगे ना तो 43 460 इंटू 9, 46,920। अब आप अभी यहाँ पे देख रहे हो ना, लेफ्ट साइड और राइट साइड दोनों जो वैल्यू है ना एकदम हमें सेम निकला है, बराबर निकला है। अगर आपका वैल्यू अगर दोनों सेम है
इसका मतलब है कि हमारा जांच सत्यापन बिल्कुल सही है। तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं, अतः या लिख दो यहाँ पे सिंपल भाषा में, जो कि सत्य है। तो दोस्तों ये वीडियो आपका कंप्लीट हो गया है, ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो गया है। अगर आप लोगों को समझ में आ रहा है तो वीडियो को शेयर कीजिए। तो फटाफट आप लोग इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो छात्रों अब हम बताने वाले हैं आपका चौथा सवाल। ये जो आपका प्रश्न है, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा 8, 9 और 25 का एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए, जो कि काफ़ी सरल है। तो आपको यहाँ पे लिखना होगा, हल दी गई संख्याएं है। तो आपको क्या क्या दिया हुआ है, 8, 9 और 25। तो आपको यहाँ पे लिखना है 8 का अभाज्य गुणनखंड बराबर, तो बगल में हम 8 का फैक्टर को तोड़ लेते हैं। 2 से लगेगा, 2 चौके 8, 2 दूनी 4। तो अब हम यहाँ पे लिख लेते हैं इसको गुणनफल के रूप में 2 गुना 2 गुना 2। तो ठीक इसी तरह हम 9 का फैक्टर तोड़ेंगे, 9 का अभाज्य गुणनखंड, तो कितना होगा, 3 गुना 3। इसी प्रकार हम 25 का निकाल लेते हैं, 25 का अभाज्य गुणनखंड बराबर 5 गुना 5। तो अब हमें सवाल क्या कह रहा है उस पर ध्यान देना है, क्वेश्चन क्या कर रहा है उसके अकॉर्डिंग हमको काम करना है। क्या कह रहा है, 8, 9 और 25 का एचसीएफ और एलसीएम को ज्ञात करना है। तो हम यहाँ पे पहले एचसीएफ ज्ञात कर लेते हैं। एचसीएफ किनका ज्ञात करना है भाई हमको, 8, 9 और 25। इससे पहले आप लोगों को बता दिए हैं कि एचसीएफ का जो रूल होता है ना, वो क्या होता है, जो संख्या सभी में उभयनिष्ठ हो, कॉमन हो। तो आप बताइए इन तीनों में कौन सी संख्या है जो सब में अवेलेबल है। तो सर बताओगे आप लोग, सर इसमें कुछ भी अवेलेबल नहीं है। क्यों भाई, क्यों अवेलेबल नहीं है? तो यहाँ पे 2, यहाँ पे 2 नहीं है, यहाँ पे 2 नहीं है, यहाँ पे 3 है तो ऊपर 2, 3 नहीं है, नीचे 3 नहीं है, नीचे में 5 है, ये दोनों में 5 नहीं है। हाँ हम मानते हैं यहाँ पे कोई भी संख्या अवेलेबल नहीं है। तो आप लोगों को पता होगा किसी भी संख्या में अगर हम 1 से गुना करते हैं तो वो संख्या उतना ही होता है। यहाँ पर जो लिखा हुआ है 2 गुना 2 गुना 2, अगर हम यहाँ पे 1 लिख दें तो क्या ये 9 हो जाएगा क्या? 2 दूनी 4, 4 दूनी 8। क्या 8 गुना 1 9 हो जाएगा? नहीं सर, नहीं होगा। यहाँ पे तो सर 8 ही होगा। तो ठीक इसी तरह से यहाँ पे हम 1 लगा देते हैं, यहाँ पर भी 1 लगा देते हैं। क्या अब आपको दिख रहा है कि 1 सभी में अवेलेबल है? तो आप लोग बोलोगे हाँ सर बिल्कुल दिख रहा है हमें। तो इसलिए दोस्तों, इसलिए छात्रों, यहाँ पे 8, 9 और 25 का एचसीएफ क्या हो जाएंगे, 1 हो जाएंगे। समझ रहे हो ना? और इसके बाद हमें एलसीएम ज्ञात करना है। एलसीएम 8, 9 और 25 बराबर, मतलब 8, 9 और 25 का एलसीएम बराबर क्या हो। तो इसका रूल क्या होगा, जो आपका एचसीएफ दिया हुआ है ना उसको हमें पहले लिख लेना है। तो यहाँ पे हमें 1 दिया हुआ है, 1 को लिखो फिर भी सही, ना लिखो फिर भी सही, चलो हम लिख देते हैं। तो 1 गुना जो संख्या बच गया था पहले सभी को हम यहाँ पे लिख देना है। क्या क्या बच गया था, यहाँ देखो 2 गुना 2 गुना 2, और यहाँ पे 2 3 है, 3 गुना 3, यहाँ पे 2 5, 5 गुना 5। अब सभी का मल्टीप्लाई कर लेते हैं हम। तो आप लोग करके बताओ कितना होगा। जब आप लोग इसका मल्टीप्लाई करोगे तो आपको निकलेगा 1800। तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं, अतः
एचसीएफ बराबर 1, एलसीएम बराबर 1800। यही आपका फाइनली आंसर हो गया। अगर वीडियो समझ में आ रही हो तो इसे ज़रूर शेयर करो, लाइक करो। तो आप लोग फटाफट इसका स्क्रीनशॉट ले लो। प्रिय छात्रों, आपका ये 5वां सवाल है जो कि बहुत ईजी है, लेकिन अब की बार 2024 में एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से 95% फिक्स है। मैं लिख के देता हूँ, आप लोग लिख लो। बिल्कुल ये सवाल हूबहू यही आने वाला है। तो आपका सवाल कह रहा है एचसीएफ 306 और 657 बराबर 9। मतलब 306 और 57 का एचसीएफ आपको 9 दे दिया है, और 306 और 657 का आपको यहाँ पे एलसीएम निकालना है। तो बहुत इजी है, निकालते हैं। आप लोग ध्यान से देखिए, कोई खास बड़ी सवाल नहीं है ये। तो आपको फाइनल लिखना क्या है, जो कुछ दिया हुआ है ना उसको हम लिख लेते हैं। तो आपको यहाँ पे क्या दिया हुआ है, एचसीएफ 306 657 का कितना दिया हुआ भाई, 9 दिया हुआ है। एलसीएम 306 657 बराबर, मतलब कुछ दिया हुआ नहीं है, हमें क्या करना है, आराम से ध्यान देखो यहाँ पे। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, 8। तो आप लोग इससे पहले पढ़े हो कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर क्या होता है। तो दो संख्याओं का गुणनफल बराबर होता है एचसीएफ इंटू एलसीएम। इसके बेस पे आराम से बन जाएगा। तो हम यहाँ पे लिखते हैं, सूत्र से दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ इंटू एलसीएम। दो संख्याओं मतलब क्या, जो आपका ये दो संख्या दिया हुआ है ना, पहला 306 और दूसरा 657, इसको हमें गुना के फॉर्म में लिखना है। तो आप यहाँ पे क्या लिखोगे, यहाँ पे क्या कर रहा है, दो संख्याओं का गुणनफल मतलब गुना के रूप में लिखना है। तो 306 गुना 657 बराबर, अब देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, एचसीएफ इंटू एलसीएम। आपको पता है कि यहाँ पे एलसीएम का मान दिया हुआ है 9, तो एचसीएम की जगह पे क्या रहेगा, 9 रहेगा। एलसीएम तो मेरे को पता नहीं है, तो यहाँ पे एलसीएम ही रहेगा। तो आप देख रहे हो कि ये गुणा में है ना, जब इसको पक्षांतर करेंगे तो ये भाग में आ जाएगा। तो 306 गुना 657 बट्टे ये गुणा में है ना, तो ये नीचे भाग में आ जाएगा, बराबर एलसीएम। ये कटेगा, 34 नामा 306 होता है, सॉरी 34। अब क्या करना होगा, 34 को मल्टीप्लाई कर दो, 34 इंटू 657 बराबर एलसीएम। तो आप लोग बताओ गुना करके कितना होगा। जब आप इसका गुना करोगे तो आपको प्राप्त होगा 22,338 बराबर एलसीएम। आप इसको इस तरह से भी लिख सकती हो, चूंकि या एलसीएम सॉरी इसलिए एलसीएम बराबर कितना हो जाएगा, 22,338। ये हो गया आपका आंसर। आप लोग इस पे 100% फोकस कीजिएगा, जो कि आपकी बार फंसेगा ही फंसेगा, हम लिख कर देते हैं। अगर आपको ये समझ में आ रहा है तो लाइक करो फटाफट। तो फटाफट दोस्तों आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। तो छात्रों, आपका 5वां क्वेश्चन है, छठा क्वेश्चन है, सिद्ध कीजिए कि √3 एक अपरिमेय संख्या है। तो आपको कह रहा है कि √3 को प्रूव करने के लिए, सिद्ध करने के लिए √3 अपरिमेय संख्या है, तो कैसे है। तो आपको करना क्या होगा, आपको पहले से पता है कि √3 एक अपरिमेय संख्या होता ही है, लेकिन आपको इसका नेगेटिव मान के, नेगेटिव उल्टा मान के काम करना है। तो सबसे पहले आपको यह मानना है, माना कि √3 एक परिमेय संख्या है, नेगेटिव मानना है। चलिए मान लेते हैं, माना
कि √3 एक परिमेय संख्या है। इतना कर लिया। आपको पता होगा परिमेय संख्या क्या होता है, उसका रूल क्या होता है। वैसी संख्या जिसे हम p/q के रूप में लिख सकते हैं उसे परिमेय संख्या बोलते हैं। तो आपका ये कौन संख्या भाई, √3, तो हम यहाँ पे √3 लिख देते हैं। और क्या माने हैं, मान लिख सकते हैं परिमेय संख्या। आपका जब परिमेय मानोगे ना तो आपको लिखना पड़ेगा p/q। आपको यहाँ पे लिख देना आपको, जहाँ p और q अभाज्य पूर्णांक है तथा q बराबर नहीं है 0 के। इसका मतलब ये हुआ, ये जो p है ना, ये p ना तो q से कट सकता है और ये q ना ही p से कट सकता है। समझ रहे हो ना, ये अभाज्य पूर्णांक है। तो इसके बाद आपको क्या करना होगा, दोनों पक्षों का वर्ग करना होगा। वर्ग मतलब समझते हो ना, जिसको स्क्वायर बोलते हो, स्क्वायर। तो अब हम यहाँ पे लिखते हैं दोनों तरफ वर्ग करने पर। तो आपका पहला तरफ क्या लिखा हुआ है, √3 लिखा हुआ है। तो अब यहाँ पे हम √3 का स्क्वायर कर देते हैं और यहाँ पे p/q का स्क्वायर हो जाएगा। तो जब हम √3 का स्क्वायर करेंगे तो √9 होगा, और √9 का वैल्यू कितना होता है भाई, 3 ही होता है। बस हम यहाँ पे लिख देते हैं √3 का स्क्वायर कितना होगा, यहाँ पे 3 होगा। क्या यहाँ पे जो होल स्क्वायर लिखा हुआ है इसको तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं p²/q², इतना लिख सकते हैं ना। अब यहाँ पे देखो, इसके बट्टे में कुछ नहीं है तो हम एक तो लिख ही सकते हैं ना। इसके बाद आप लोग पढ़े होंगे क्रॉस मल्टीप्लाई समीकरण में, इक्वेशन में, तो आराम से यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। 3 गुना q² क्या होगा यहाँ पे मेरा, 3q², p² गुना 1 क्या होगा, p²। यहाँ पे हमें समीकरण 1 मान लेना है। ध्यान दो आप लोग। इसके बाद क्या करना है हमें, ये जो आपका यहाँ पे q² दिया हुआ है ना, सॉरी 3 दिया हुआ है ना, इसको हमें भाग में भेज देना है। फाइनली अब यहाँ पे गुणा के फॉर्म में लिखा हुआ है, इसको इस तरह हम पक्षांतर करेंगे तो ये हमारा भाग में आ जाएगा। तो बचेगा यहाँ पे क्या, q² बराबर p²/3। तो आपको यहाँ पे कुछ लैंग्वेज लिखना पड़ेगा। क्या, यहाँ p² 3 से विभाजित है तो 3 भी p² से विभाजित होगा। यहाँ पे हमें क्या लिखना है, यहाँ p² 3 से विभाजित है तो 3 भी p² से विभाजित होगा। इसको हमें कंडीशन या स्थिति 1 मान लेना है। इसके बाद क्या करना है, ये जो आपका 3 दिया हुआ है ना, 3, इनका हमें गुणनखंड निकालना है। क्या निकालना है भाई, गुणनखंड निकालना है। तो क्या करते हैं, पहले आप इसे लिख लीजिए। बोर्ड में जगह की कमी है इसलिए हम थोड़ा सा बैठ लेते हैं। अब हमें क्या करना होगा, यहाँ पे जो p का वैल्यू 3 था ना उसका गुणनखंड निकालना पड़ेगा। तब p का गुणनखंड, जो हमारा p बराबर 3 वैल्यू था उसको हम तो 3m के रूप में लिख सकते हैं ना, p बराबर 3m। ये आपको इसका मान समीकरण आपको 1 में रखना होगा। इससे पहले जब हम समीकरण 1 माने थे ना, वहाँ ध्यान देना वहाँ पे। हाँ, तो आपको यहाँ पे लिखना है समीकरण 1 में p का मान रखने
पर। तो समीकरण हम एक क्या माने थे, देखो ध्यान से, 3q² बराबर पी स्क्वायर, 3q² बराबर पी स्क्वायर। तो आपको करना क्या है, यहाँ पे p की जगह पे 3m मान ले बदल देना, यहाँ पे 3m²। तो आपका यहाँ पे क्या होगा, 3q², 3×3=9m²। ये जो गुना में है ना, इसको भाग में ले आते हैं, 3q², ये नीचे आ जाएगा, यहाँ पे बचेगा क्या, m²। तो 3×1=3, 3×3=9, ऊपर क्या बचा q², नीचे 3 बराबर m²। क्या इसको हम लिख सकते हैं, यहाँ q² 3 से विभाजित है तो 3 भी q² से विभाजित होगा। चलो हम लिख ही देते हैं, यहाँ q² 3 से विभाजित है तो 3 भी q² से विभाजित होगा। इसको हमें स्थिति 2 मान लेना है। स्थिति, इससे पहले जो बनाए थे स्थिति 1 व 2 से स्पष्ट होता है कि √3 एक अपरिमेय संख्या है। तो आपका ये सॉल्व हो जाता है। √3 जगह पे अगर कुछ भी होगा, √5 होगा, √7 होगा, √11 होगा, आपको कुछ नहीं करना है। यहाँ पे p बराबर जिस पर जैसे जैसे बनाए हैं, जहाँ पे हम √3 दिया आप वहाँ पे √5 दोगे, √7 दोगे, बस इतना ही होगा। यहाँ पर जिस प्रकार से लिखा हुआ है 3q², अगर हम यहाँ पे √5 लेते 5 होगा यहाँ पे, तो 5 मतलब यहाँ क्या होगा, 5k² बराबर p², इतना ही होगा। तो भाई यहाँ पे क्या बोलते हैं, यहाँ जो तब p का गुणनखंड है ना, अगर हम √5 को सॉल्व करेंगे तो p बराबर 5m होगा, √7 को सॉल्व करेंगे तो मतलब p बराबर 7m हो जाएगा। मुझे उम्मीद है कि ये सवाल आप लोगों को समझ में आ गया होगा, तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो छात्रों, आपका ये 7वां क्वेश्चन है। सिद्ध कीजिए कि 1/√2 एक अपरिमेय संख्या है। जिस तरह से हम मान के चले थे √3 में कि अपरिमेय को परिमेय माने थे, विरोधाभास माने थे, निगेटिव माने थे, इस तरह इसमें हमको भी मानना है। तो हम सॉल्व कर रहे हैं इसको, यहाँ पे ध्यान से देखिएगा। तो माना कि 1/√2 एक परिमेय संख्या है, तो 1/√2 बराबर, जब हम परिमेय माने ना तो हमें मान के चलना पड़ेगा p/q। तो यहाँ पे आप लिख दीजिएगा, जहाँ p और q अभाज्य पूर्णांक है और q बराबर नहीं है 0 की। अब आप ध्यान से देखो, यहाँ पे अंश में आपका 1 लिखा हुआ है और हर में जो संख्या दी हुई है वो रूढ़ के अंदर में है। अगर संख्या रूढ़ के अंदर में होगा तो आपको क्या करना होगा, हर का प्रमेयकरण करना पड़ेगा। तो आप यहाँ पे लिखो, हर का प्रमेयकरण करने पर जो संख्या दिया हुआ रहेगा 1/√2, उसको आप ज्यों का त्यों सेम टू सेम लिख दो। 1/√2 यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दो। जो संख्या जो संख्या हर के अंदर होगा उसको आपको क्या करना है, गुना के बाद ऊपर नीचे गुना कर देना है, अंश बट्टे हर के फॉर्म में लिख देना है। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, √2 लिखा हुआ है, आपको यहाँ पे लिखना है, यही √2 को ऊपर भी लिखना है और नीचे भी √2 कर देना है। यही हो गया आपका हर का प्रमेयकरण।
तो इसके बाद लिखना है बराबर, ये क्या लिखा हुआ है p बाय क्यू, यहाँ पे लिख दो p बाय क्यू। इतना काम हो गया ना। अब इसको हम सॉल्व करते हैं। रूट गुना 1 कितना होगा, √2 होगा, √2 गुना √2 √4 होगा, और √4 का वैल्यू क्या होगा भाई, 2 होता है। 2 बराबर क्या होगा p बाय क्यू। अब हम यहाँ पे क्या करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं। हाँ, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं। जब आप यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो क्या होगा, √2 गुना क्यू, तो क्या आएगा, √2 क्यू होगा, क्योंकि हमें क्यू यहाँ से निकालना नहीं है, p बाय क्यू के फॉर्म में ही रखना है। तो इसलिए हम यहाँ पे ओनली फॉर √2 ही लिखेंगे। √2 ऊपर क्या है p, तो p आ जाएगा ना यहाँ पे, और ये जो q है ना, ये q यहाँ पे आ जाएगा। सॉरी, 2 गुना p तो 2p होगा ना, ठीक है। √2 बराबर 2p इंटू क्यू, √2 बराबर क्या होगा, 2p बटे q। तो आपको यहाँ पे लिखना क्या होगा, यहाँ p और q पूर्णांक है, इसलिए 2p बटे q एक परिमेय संख्या होगी। तो हम लिखते हैं यहाँ पे भाई, यहाँ p और q पूर्णांक है, इसलिए 2p बटे q एक परिमेय संख्या होगी। इतना हम लिख दिए ना। इससे पहले क्या है, √2, हम क्या जान रहे हैं, √2 जो होता है ना एक अपरिमेय संख्या होता है। तो आप यहाँ पे लिखोगे, परंतु हम जानते हैं कि √2 एक अपरिमेय संख्या है। अब क्या लिखोगे, अतः हमारी कल्पना गलत सिद्ध होती है। क्यों भाई, क्योंकि हम तो मान रहे थे कि 1/√2, आपको बोला सिद्ध करने के लिए 1/√2 एक परिमेय संख्या है। हम क्या मान रहे थे यहाँ पे, 1/√2 एक परिमेय संख्या, जो कि गलत है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, हम जानते हैं कि √2 एक अपरिमेय संख्या है, इसलिए परंतु हम जानते हैं कि √2 एक अपरिमेय संख्या है। उसके बाद आप लिख दो, अतः हमारी कल्पना मतलब क्या होता है, सोच। अतः हमारी कल्पना गलत सिद्ध हुई, इसलिए 1/√2 एक अपरिमेय संख्या होगी। तो ये आपका फाइनली आंसर हो गया। मुझे उम्मीद है आपको ये समझ में आ गया हो, कोई बड़ी बात नहीं है। एक बार हम फिर से इसका रिव्यू बता देते हैं। जो संख्या दिया हुआ रहेगा उसका हमें नेगेटिव मानना है। माना कि 1/√2 एक परिमेय संख्या है और 1/√2 बराबर करना है। परिमेय का नियम क्या होता है, वैसी संख्या जिसे हम p बाय क्यू के रूप में लिख सकते हैं, वो हमारा परिमेय संख्या हो जाएगा। अगर हर में √2 होगा तो उसका हमें हर का परिमेयकरण करना पड़ता है। तो हम यहाँ पे क्या लिखे, हर का परिमेयकरण करने पर इस तरह से हर का परिमेयकरण क्या आता है बाबू, जो दिया हुआ रहेगा उसको सेव लिखना है, और जो हर में होगा ना उसको ऊपर नीचे गुना के फॉर्म में लिखना है। ये जब हो जाती है हमारा 1/√2 बराबर p बाय क्यू। इसके बाद हम इसको सॉल्व किए, यहाँ तक आए। इतना के बाद क्या है, यहाँ p और q पूर्णांक है, इसलिए 2p बाय क्यू एक परिमेय संख्या होगी। परंतु हम जानते हैं कि ये जो आपका √2 है ना एक अपरिमेय संख्या है। अतः हमारी कल्पना गलत सिद्ध हुई, इसलिए 1/√2 एक अपरिमेय संख्या होगी। मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो समझ में आ गया होगा, इसलिए आप लोग फटाफट इसका स्क्रीनशॉट ले लो और अपना तैयारी मन से करो, लगन से करो, ज़रूर कामयाबी मिलेगी आप लोगों को। तो छात्रों, आपका ये 8वां क्वेश्चन है, सिद्ध कीजिए कि 7√5 एक अपरिमेय संख्या है। बहुत ईजी है, ध्यान से देखना है आप लोग यहाँ पे। तो आपको करना क्या होगा, पहले इसका नेगेटिव मानना है, विरोधाभास करना है। तो माना कि 7√5 एक परिमेय संख्या
है। तो यहाँ पे क्या होगा ना, 7√5 बराबर P/Q, जहाँ P और Q सहअभाज्य पूर्णांक है, सहअभाज्य पूर्णांक है और Q बराबर नहीं है 0 के। अब P और Q सहअभाज्य पूर्णांक क्या होता है हम इससे पहले बता दिए, ध्यान दो आप लोग। तो अब हमें करना क्या होगा, आप यहाँ पे देख रहे हो ये जो 7 है ना, ये √5 के जस्ट बगल में है, इसके बीच में कोई भी चिन्ह नहीं है। आपको पता होगा जो मैथ का रूल है ना, जब दो संख्याओं के बीच में कोई चिन्ह नहीं होता है तो उसके अंदर गुणा का चिन्ह छिपा हुआ होता है। तो हमें करना क्या है, ये गुणा में जब 7 है, इसको हम नीचे जब इस साइड भेजेंगे तो ये भाग में आ जाएगा, पक्षांतर हो जाएगा। तो इस साइड हमें क्या बचेगा, √5 बचेगा। तो P/Q, ये जो आपका 7 गुणा में है ना, ये कहाँ आ जाएगा, यहाँ पे भाग में आ जाएगा 7Q। बस अब देखो ये अब हमारा √5 अकेला बच गया है, इसका मतलब है कि अब मेरा सॉल्व हो गया है। अब हमें करना कुछ नहीं है, जो थोड़ा सा लैंग्वेज होता है ना, लैंग्वेज आपको ज़रूर लिखना है ताकि एग्जामिनर आपको पूरा 2 नंबर का 2 नंबर दे, कोई नंबर न कटे। लैंग्वेज लिखना मैथ में बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। अगर आप इतना सॉल्व कर लेते हो, मानते हैं कि आपका सवाल सही है, लेकिन आपका 1 नंबर काट लेगा। इसलिए बोलते हैं लैंग्वेज लिखा करो, हर हाल में लिखा करो। तो हमें यहाँ पे क्या लिखना है, यहाँ P और Q पूर्णांक है, सब में सेम लैंग्वेज है, बस डिजिट को चेंज करो आप लोग। यहाँ P और Q पूर्णांक है, इसलिए इससे पहले भी हम सेम लिखे थे, लेकिन बस डिजिट को चेंज कर दिए थे। इसलिए P/7Q एक अपरिमेय संख्या है। जब P/, परिमेय संख्या है। उनके बाद लिखना है कि परंतु हम जानते हैं कि ये जो √5 बेचारा साहब है ना, ये तो अपरिमेय संख्या है ना भाई। हाँ, तो आपको यहाँ पर लिखना होगा परंतु हम जानते हैं कि, क्या जानते हैं भाई, √5 एक अपरिमेय संख्या है। इसके बाद आपको लिखना है अतः हमारी कल्पना मतलब सोच विचार गलत सिद्ध हुई, इसलिए क्या 7√5 एक अपरिमेय संख्या होगी। तो फाइनली आपका ये सवाल सॉल्व हो गया है। तो आप लोग फटाफट इसका स्क्रीनशॉट ले लो, हम यहाँ से हट जाते हैं। तो छात्रों, आप लोगों का 9वां सवाल है, सिद्ध कीजिए कि 6 + √2 एक अपरिमेय संख्या है। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। आपको इसका नेगेटिव मानना है, माना कि 6 + √2 एक परिमेय संख्या है। तो अब यहाँ पे लिखिएगा 6 + √2 बराबर P/Q, जहाँ P और Q सहअभाज्य पूर्णांक है और Q बराबर नहीं है 0 के। अब आप यहाँ पे ध्यान दो, यहाँ पे लिखा हुआ क्या है, सवालों को समझने का प्रयास करेगा तभी आप लोग समझ पाओगे इन सवालों को। बहुत आसान है, लेकिन इसका कंसेप्ट को समझो, सवाल क्या कह रहा है। तो आप यहाँ पे देखिए, ये जो आपका 6 लिखा हुआ है ना, इससे पहले कोई चिन्ह नहीं है तो प्लस का चिन्ह तो होगा ही ना। हाँ, अवश्य होगा। तो अब हमें क्या करना है, इसका पक्षांतर कर देना है। पक्षांतर कर देना है तो भी यहाँ पे क्या बचेगा, √2 बचेगा। यहाँ पे P/Q, ये जो प्लस में है ना,
जब इस साइड इसका पक्षांतर करेंगे तो किस में आ जाएगा, माइनस में आ जाएगा ना। तो यहाँ पे आएगा -6, इसके बट्टे में कुछ नहीं तो हम 1 तो दे सकते हैं। तो √2 बराबर q और 1 का एलसीएम क्या होगा, q ही होगा। q से कैंसिल हो जाएगा और बचेगा क्या, मतलब q कितना बार में q में कटेगा, एक बार में, क्योंकि जब काटोगे तो 1 बचेगा, 1 गुना p क्या आएगा मेरे यहाँ पे, p ही आएगा ना। यहाँ पे कौन सा सेम बोल रहा है, माइनस q एकम q, और फिर क्या करना है हमको, q को 6 से मल्टीप्लाई कर देना है। तो q गुना 6 क्या होगा, 6q। तब हम यहाँ पे लिखते हैं 6q, इतना हो गया। अब हमको यहाँ पे ओनली फॉर √2 बच गया है। इसके बाद हमें क्या करना होगा, यहाँ p और q पूर्णांक है, बस लिख दो वही लैंग्वेज सेम टू सेम, क्या कौन सी बड़ी बात है। यहाँ p और q पूर्णांक है, इसलिए क्या होगा, p - 6q अपॉन q एक परिमेय संख्या होगी। उसके बाद लिखोगे परंतु हम जानते हैं कि, क्या जानते हैं भाई, ये जो √2 है ना, √2 क्या है, तो अपरिमेय संख्या है। तो आपको यहाँ पे लिखना होगा √2 एक अपरिमेय संख्या है। उसके बाद लिखना आपको, अतः हमारी कल्पना गलत सिद्ध हुई, इसलिए 6 + √2 एक क्या हो जाएगा, अपरिमेय संख्या हो जाएगा। 6 + √2 एक अपरिमेय संख्या होगी। बस यही तो आपका क्वेश्चन, इसमें कौन सी बड़ी बात है, आप लोग आराम से सॉल्व कर लो। ठीक है, इसका फटाफट स्क्रीनशॉट ले लो। तो छात्रों, आपका ये लास्ट सवाल है, 10वां सवाल है। 616 और 32 का एचसीएफ यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म का प्रयोग करके ज्ञात कीजिए। तो आइए इसको सॉल्व करते हैं। इसमें हमें करना क्या होगा, जो संख्या दी हुई होगी उन्हें हमें सबसे पहले लिखना है। तो यहाँ पे हमें लिखना है दी हुई संख्याएं। तो क्या क्या दिया हुआ है, 616 दिया हुआ है और 32 दिया हुआ है। तो हमें करना क्या है, यहाँ पे जो सबसे बड़ा संख्या होगा ना, उसको हमें a से डिनोट करना है। तो a बराबर क्या होगा, 616, छोटा को b मानना है, तो b बराबर क्या होगा, 32। इसको तो हम इस प्रकार लिख सकते हैं ना, 616 ग्रेटर देन 32। अब हमें इसका जो प्रमेयिका होता है उसका यूज करके इसको हमें सॉल्व कर लेना है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म से। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, a बराबर BQ + R। तो ध्यान दीजिए यहाँ पे a का मान कितना दिया हुआ है सर, तो 616 दिया हुआ है ना, 616। b का मान 32। अब हमको करना क्या होगा, 616 में 32 से भाग देना होगा। चलिए बगल में भाग देते हैं, 616 में 32 से 19 बार में लगेगा, आप लोग चेक कर लोगे। तो 32 गुना 19 608 होता है। 16 में घटाओगे तो शेषफल आपको 8 मिलेगा। ये जो भागफल है ना, भागफल को Q से डिनोट किया जाता है, किससे, Q से, शेषफल को R से, ये बात ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ पे लिखा हुआ BQ, आपको पता होगा इसमें जो कोई चिन्ह नहीं है ना,
तो गुना का चिन्ह छिपा हुआ होता है। आप बी और क्यू के बीच में गुना का चिन्ह तो लिख सकते हो ना, 32 गुना क्यू के जगह पे क्या होगा भाई, 19 हो जाएगा। और यहाँ पे प्लस का चिन्ह है तो आप प्लस का चिन्ह दे दो। लास्ट में क्या आर, उसका मतलब क्या होता है, शेषफल होता है। तो आप शेषफल के जगह पे क्या बोलते हैं, क्या आया, एट आया ना, एट दे दो। ये हमारा अभी सॉल्व नहीं हुआ है। इसका जो रूल होता है ना, इसका रूल ये कहता है आपको जब तक शेषफल 0 प्राप्त न हो तब तक आप उसे सॉल्व करते रहिए। कोई बात नहीं, हम आगे तक कर रहे हैं। तो यहाँ पे हमें लिखना है जहाँ शेषफल 0 के बराबर नहीं है। तो उसके बाद हमें क्या करना है, ये जो मतलब b का मान है यहाँ पे, इसको हमें a के जगह पे लिखना है 32। और जो आपका शेषफल है ना r का मान, इसको हमें b के जगह पे लिखना है। इसको आप इस तरह से भी समझ सकते हैं, इन तीनों में जो पहला होगा इसको बराबर से इस साइड लिखना है और लास्ट वाला को बराबर के इस साइड लिख देना है और बीच वाला को छोड़ देना है। अब इस तरह समझ जाओ, लेकिन समझ जाओ। अब क्या करना है, 32 में 8 से भाग देंगे तो 8 चौके 32, मतलब यहाँ पे पूर्ण रूप से भाग लग रहा है। तो 8 गुना 4 प्लस 0। अब हमें ना शेषफल 0 आ गया है, मतलब अब हमें आगे सॉल्व करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, शेषफल बराबर 0। अब हमें इसमें पता करना है कि सर इन सभी में से HCF कौन होगा। तो आप ध्यान दीजिएगा, जो संख्या बराबर के जस्ट बगल में यहाँ होगा यही हमारा HCF हो जाएगा। समझ रहे हो ना। इनको हम लैंग्वेज में लिख देते हैं, अतः प्रक्रिया समाप्त हुआ या हुई। हमें क्या प्राप्त हुआ, 0 प्राप्त हुआ। यहाँ पे हमें 0 प्राप्त हुआ। इसलिए क्या दिया हुआ है, 616 और 32 दिया हुआ है ना। 616 और 32 का HCF क्या हो जाएगा, यही 8 होगा। तो फाइनली आपका ये आंसर हो गया। कोई बड़ी बात नहीं, बहुत आसान है। आप लोग ध्यान से बनाओ, अच्छा से बनाओ। मुझे उम्मीद है कि आपको ये सवाल समझ में 100% नहीं तो कम से कम 80% तो आ ही गया होगा। मुझे आशा है कि आप लोग अच्छे से पढ़ रहे होंगे। और एक बात और है, आपका ये फर्स्ट चैप्टर जो है वास्तविक संख्या, इसके अंदर जो NCERT सवाल है, NCERT क्वेश्चंस है, जितना भी VVI क्वेश्चन था 2024 के पॉइंट ऑफ व्यू से, दृष्टिकोण से जितना भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे सबको हम सॉल्व करा दिए हैं। आप लोग इसका एक अलग से नोट्स बना लीजिए, अलग से नोट्स बना